नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री की कल की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले शुंग वंश और कण्व वंश और उसके बाद में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है भारत में यवन आक्रमण। दोस्तों, जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था कि मौर्य वंश की स्थापना के पहले भारत में 2 विदेशी आक्रमण हो चुके थे। तो भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण हमने आपको बताया था कि साइरस के पुत्र डेरियस फर्स्ट ने किया था और ये ईरान का निवासी था। तो दोस्तों, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण साइरस के पुत्र डेरियस फर्स्ट ने किया और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके लगभग 200 वर्षों के बाद सिकंदर ने, ये भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। और फिर सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। तो दोस्तों, आज हम लोग हिंद यूनानी और शक आक्रमणकारियों के बारे में जानकारी करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं कभी कभी। तो इन्हें ही हिंद यूनानी जो है दोस्तों, इन्हें ही बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी को ही बैक्टीरियाई यूनानी कहा गया है। तो हम देखते हैं दोस्तों हिंद यूनानी। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं हिंद यूनानी या इंडो बैक्टीरियन। तो दोस्तों, यह अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र था। ये जो हिंद यूनानी थे ये अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्र से आए हुए लोग थे। और भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। दोस्तों, हिंदकुश पर्वत को पार करके डिमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, हिंदकुश पर्वत को पार करके बैक्टीरिया के शासक डिमेट्रियस ने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और पंजाब एवं सिंधु के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। ये आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि ये डेमेट्रियस जो था ये किस रास्ते से आया था। तो हिंदकुश पर्वत के रास्ते से आकर पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इसने अपनी राजधानी साकल को बनाया। दोस्तों, साकल की बात करें तो ये आधुनिक सियालकोट जो पाकिस्तान में पड़ता है, ये वहाँ पर इसने अपनी राजधानी साकल को बनाया। उसके बाद अगर बात करें हिंद यूनानी शासकों में तो दोस्तों, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। दोस्तों, मिनांडर की चर्चा जब हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को हराया था या मिनांडर को पराजित किया था। तो दोस्तों, वही हिंद यूनानी शासक सबसे अधिक विख्यात मिनांडर हुआ। इसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। तो दोस्तों, आपको हम बता चुके हैं कि साकल कहाँ था। तो सियालकोट पाकिस्तान में साकल स्थित था और यही मिनांडर कहा जाए दोस्तों या इंडो बैक्टीरियन की राजधानी थी साकल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मिनांडर ने भारतीय साहित्य में मिलिंद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मिनांडर जो है इसे भारतीय साहित्य में मिलिंद के नाम से जानते हैं। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दोस्तों, मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और सबसे ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है मिनांडर से कि मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में संग्रहित हैं। उस पुस्तक का नाम पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस पुस्तक को मिलिंद पान्हो या मिलिंद प्रश्न या मिलिंद के प्रश्न, इस टाइप से ऑप्शन आते हैं दोस्तों कि तो मिलिंद पान्हो, मिलिंद प्रश्न, मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के उत्तर हैं। और ये दोस्तों नागसेन बौद्ध धर्म के एक गुरु थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि मिनांडर डेमेट्रियस वंश का शासक था। दोस्तों, ये मिनांडर कौन था? तो डेमेट्रियस वंश का शासक था। बाद में इसने बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट की। दोस्तों, इसने जब बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट की तभी नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और मिनांडर के प्रश्न और बौद्ध नागसेन के उत्तर, जिन्हें मिलिंद पन्हों के नाम से संग्रहित किया गया है, और अगर कहा जाए बौद्ध ग्रंथों में मिनांडर को मिलिंद के नाम से जाना जाता है। और भारत में चित्रयुक्त सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए दोस्तों? तो भारत में चित्रयुक्त सिक्के सबसे पहले डेमेट्रियस ने जारी किए थे। तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले चित्रयुक्त सिक्के डेमेट्रियस ने जारी किए। उसके बाद भारत में सोने के सबसे पहले सिक्के, दोस्तों आ जाता है क्वेश्चन कि भारत में सोने के सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए? तो दोस्तों, हिंद यूनानियों ने जारी किए, लेकिन अगर व्यक्ति विशेष की बात आ जाए तो मिनांडर ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करे। तो दोस्तों, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानियों ने जारी किए और अगर व्यक्ति विशेष की बात हो तो मिनांडर ने। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि इतिहास की दृष्टि से यह युग दोस्तों अंधकार युग रहा
किंतु आर्थिक और सामाजिक दृष्टि सभी दृष्टि से यह युग उपलब्धियों से भरा रहा। दोस्तों उपलब्धियों से भरा रहने के कारण कारण ये था कि इस समय अनेक प्रकार की जो कलाएं थीं उनका विकास हुआ। चित्रयुक्त सिक्के प्रचलित किए गए, सिक्कों पर कलाएं विकसित की गई और बहुत से जैसे दोस्तों मिलिंद पान हो और इन सब की रचना भी की गई। लेकिन इतिहास की दृष्टि से यह अंधकार का युग माना जाता है, लेकिन आर्थिक सामाजिक और सभी दृष्टि से यह युग उपलब्धियों से भरा हुआ है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। दोस्तों ये जो यूनान की प्राचीन कला थी इसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता था। हेलेनिस्टिक आर्ट दोस्तों हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में यूनान की ये प्राचीन कला कौन सी थी दोस्तों? हेलेनिस्टिक आर्ट। और इसी से गांधार कला का विकास हुआ, या ये गांधार कला का उत्तम उदाहरण हेलेनिस्टिक आर्ट है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं, इस समय शेष भारत में 3 शक्तियां और शासन कर रही थी दोस्तों। इस समय शेष भारत में 3 शक्तियां और शासन कर रही थी। उत्तर भारत में कुषाण शासन कर रहे थे, दक्षिण भारत में सातवाहन और मध्य पश्चिम भारत में शक राज्य कर रहे थे। दोस्तों सातवाहन के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग शक और शक के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर शक हिंद यूनानी और शक के बाद, तो दोस्तों हिंद यूनानी हम पढ़ चुके हैं। अब शक अगला हमारा चैप्टर आज का है शक। दोस्तों ये शक जो थे यूनानियों के बाद शक आए दोस्तों। जो ये हिंद यूनानी थे इनके बाद शकों का आगमन हुआ और ये लोग यूची कबीले से पराजित होकर भारत आए थे। कुछ इतिहासकारों का दोस्तों कहना है कि ये चरागाह की खोज में भारत आए थे, लेकिन कुछ का कहना है कि ये यूची कबीले से पराजित होकर भारत आए थे। और उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं को इन्होंने पराजित किया। ये जो दोस्तों शक थे इन्होंने यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं को पराजित किया और तक्षशिला तथा मथुरा को अपना केंद्र बनाया। जो शक थे इन्होंने तक्षशिला और मथुरा को अपना केंद्र बनाया। ये द्विराज्य प्रणाली अपनाते थे, अर्थात इनमें 2 राजा होते थे दोस्तों। ये द्विराज्य प्रणाली अपनाते थे और इनमें 2 राजा राज्य करते थे। उसके बाद दोस्तों आप ये इनका शासन कहाँ था दोस्तों? तो मध्य और पश्चिम भारत में शक राजा राज्य कर रहे थे, मध्य और पश्चिम भारत में। और अगर इनकी राजधानी, तो दोस्तों इन्होंने अपनी केंद्र बनाया था तक्षशिला और मथुरा को। ये द्विराज्य प्रणाली अपनाते थे जिनमें 2 राजा होते थे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारा है कि इनके द्वारा शासित राज्य शकद्वीप या शक राज्य के शक स्थान के नाम से जाना गया। दोस्तों इनके द्वारा जो शासित राज्य थे वो शकद्वीप या शक स्थान के नाम से जाना गया। शकों की दोस्तों 5 शाखाएं थीं दोस्तों। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। दोस्तों शक जो थे इनकी 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। लेकिन दोस्तों इनमें 2 ही शाखाएं जो ऐसी थीं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। और ये शक जो थे इन्होंने भारत में छत्र प्रणाली अपनाई, जो सिकंदर ने अपनाई थी दोस्तों। ये शक भारत में छत्र प्रणाली अपनाई। अब हम देख लेते हैं दोस्तों इनकी 5 शाखाएं, किस शाखा ने कहाँ पर शासन किया। तो पहली शाखा ने दोस्तों अफगानिस्तान में शासन किया, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिम भारत पर शासन किया और 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम शक राजा कौन सा था? तो दोस्तों प्रथम शक राजा मोह था। प्रथम शक राजा दोस्तों मोह था। उसके बाद दोस्तों कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए थे। ये हम आपको बता चुके हैं दोस्तों कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये पराजित होकर आए थे यूची कबीले से, और कुछ का कहना है कि ये चरागाह की खोज में मध्य एशिया से भारत आए थे। शक वंश के शासक शैव धर्म के उपासक थे दोस्तों। हमने आपको बताया कि शैव धर्म के उपासक शक राजा थे। और शैव धर्म के दोस्तों अगर कहा जाए इसमें लोग किसकी पूजा करते हैं तो शंकर जी की पूजा करते हैं। और शैव धर्म के दोस्तों 4 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं जब शैव धर्म हमने बताया था। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया। दोस्तों 58 ईसा पूर्व, बहुत ध्यान देना, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक शासक यानी स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दोस्तों 58 ईसा पूर्व में एक राजा, स्थानीय राजा था जिसने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत, इसीलिए दोस्तों कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत चलाया गया। बहुत पूछा जाता है कि विक्रम संवत कब चलाया गया। अभी दोस्तों जब हम कुषाण वंश पढ़ेंगे तब आपको हम बताएंगे कि शक संवत कब चलाया गया है, तो उसके बारे में भी बताएंगे।
तो ये जो विक्रम संवत है 58 ईसा पूर्व में चलाया गया। और दोस्तों तभी से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि हो गई। दोस्तों जब से ये 58 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया विक्रम संवत चलाया गया, सॉरी दोस्तों, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया और 78 ईसा पूर्व में शक संवत चलाया गया। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो जब से विक्रम संवत चला 58 ईसा पूर्व में, तभी से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई और जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। दोस्तों इतना ज़्यादा विख्यात या इतनी लोकप्रिय उपाधि ये हो गई जिनकी संख्या हमारे इतिहास में 14 तक पहुंच गई। उसके बाद गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य हुआ। दोस्तों गुप्त सम्राट जो चंद्रगुप्त द्वितीय था सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था और शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। दोस्तों ये जो पश्चिम भारत पर शकों की एक शाखा शासन कर रही थी उसने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। और दोस्तों उसका रीजन एक ये था कि गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हो रही थी। दोस्तों लंबे अरसे तक शासन करने का रीजन था कि गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। दोस्तों उसके बाद जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। अब आप लोग बताइए कि रुद्रदामन प्रथम ने कौन सा कार्य किया था और दोस्तों इसका शासन गुजरात के बड़े भाग पर था। और आप जानते हैं दोस्तों, हमने जब आप चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा रहे थे तो सुदर्शन झील का निर्माण हमने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। दोस्तों मौर्य काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क झील सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। हमने उस समय भी एक बताया था कि रुद्रदामन ने, और ये रुद्रदामन जो था दोस्तों संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। इसने इस संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, दोस्तों ये सब आप पढ़ चुके हैं। इसने संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जारी किया था और इसके पहले के सभी अभिलेख दोस्तों प्राकृत भाषा में रचित थे, लेकिन ये जो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख है सबसे लंबा संस्कृत भाषा का अभिलेख है। और दोस्तों भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। हमने आपको अभी बताया कि सिकंदर ने जो क्षत्र प्रणाली अपनाई वही रुद्रदामन या कहा जाए शक राजाओं ने अपनाई। और इस वंश का अंतिम शासक दोस्तों रुद्रसेन तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक रुद्रसेन तृतीय था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में कुषाण वंश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।